नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज पब्लिक का ओपिनियन अमेरिका के ईरान को लेकर दावों को क्या है, इस पर जानेंगे। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं ईरान में हालात अस्थिर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के अलग अलग दावे हैं। कभी खुद अमेरिका के हाथों में, ट्रंप के हाथों में यानी कमान है ईरान की, ये बात कहने लगते हैं। अभी कह रहे हैं कि ना फांसी होने वाली और जो प्रोटेस्ट में लोगों की जान जा रही थी वो सिलसिला भी थम चुका है। अमेरिका का ये दावा कोई सिर्फ ईरान को लेकर नहीं है, बल्कि भारत में भी, आपको याद होगा, भारत में भी कुछ इस तरह के ही दावे अमेरिका की ओर से किए गए थे। पब्लिक का ओपिनियन जानेंगे, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान में खामनेई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ईरान के अंदरूनी हालात में डोनाल्ड ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप और अमेरिकी सेना की हलचल के बाद ईरान में हमले का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने बेहद खतरनाक बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर गतिविधियां तेज हो गई। उधर खामनेई भी आर पार के मूड में है। इंटरनेट बैन की वजह से यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि ईरान प्रोटेस्ट में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। भारत ने ईरान को लेकर अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की है। इस बीच लद्दाख से ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान में तेजी से बदलते हालात पर क्या है जनता की आवाज। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अविरल मलिक, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हाजी नाजिम खान जल्दी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी, मोनिका शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और राहुल तलान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कैप्टन आइसिंग हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट है। कैप्टन आइसिंग, जल्दी से आपके पास आते हुए, अमेरिका के ये जो लगातार दावे देख रहे हैं, कभी ईरान को लेकर, भारत को लेकर, मतलब दुनिया में जो हो रहा है वो सब उनके इशारों पर हो रहा है, वही सब कुछ लीड कर रहे हैं, क्या ये मैसेज देने की कोशिश है क्या? देखिए, इस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। पहला जो उनका काल था वो तो अच्छा था लोगों से, मगर सेकंड कार्यकाल में आए तब तक वो एक तरह से, मैं तो ये कहूँगा, डिक्टेटर बन चुके हैं। वो हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने अंडर दबा के चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से वेनेजुला पे जो किया है बिल्कुल ही सरासर गलत है। उन्होंने वहाँ अपनी ताकत का प्रयोग करके और वेनेजुला के राष्ट्रपति को रातों रात वहाँ से उठा लिया। तो ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई कि आप किसी भी देश को अपनी ताकत के बल पर दबा लोगे, उसको उठा ले जाओगे। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत शांति के मसीहा हैं, मुझे शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इसमें यह दिखाई देता है कि अमेरिका किसी भी कमजोर देश को ठीक से अपनी पूर्ण आज़ादी के साथ नहीं रहने देना चाहता, मगर दूसरी तरफ रसिया के साथ कह रहा है कि आप यूक्रेन के साथ युद्ध बंद करिए, और खुद आप एक कमजोर देश के राष्ट्रपति को रातों रात किडनैप करके अपने देश ले जा रहे। तो कुल कहना यह है कि ट्रंप इस टाइम जो कर रहे हैं वो डिक्टेटरशिप है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ताकत में बड़े हैं, ताकतवर हैं, आपकी आर्मी तगड़ी है, आपकी इकोनॉमी एक अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर देशों को आप जीने नहीं दोगे। तो इसके ऊपर आप जो है ना, चर्चा शुरू हो गई है, सारी दुनिया में सभी देश चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से कमजोर दोस्त तो कोई बचेंगे ही नहीं, सब अमेरिका या चीन दोनों दबा लेंगे, बाकी खत्म है सब। कमजोर देश या कमजोर किया जा रहा है पहले, उसके बाद दावे ये हमले बोले जा रहे हैं, धावा बोला जा रहा है। देखिए, पहली बात तो कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो वाली बात है कि जो पावरफुल है उसके लिए कोई दोष नहीं लगता है। तो अमेरिका पावरफुल है तो अपनी पावर को यूज कर रहा है। बाकी बात जहां तक ईरान के वेनेजुएला के साथ उनके अपने बहुत सारी मसले थे जो उन्होंने अपने तरीके से हल किए, लेकिन ईरान के साथ, ईरान में अमेरिका पहले नहीं आया, ईरान में जनता पहले आई है। ईरान में जो है अभी तक महिलाओं को दबाया जा रहा था, इतने सारे लॉज थे जो महिलाओं पे थोपे जा रहे थे, अपनी अलग फोर्सेज थी, मॉरल फोर्सेज थी जो एक तरीके से महिला कैसे रहेंगी इस सारी चीज़ पे। तो ये ईरान जो है आज नहीं सुलग रहा है, ये चिंगारी बहुत पहले लग चुकी थी। महिसा अमीनी को याद करिए कैसे उसको मार दिया गया था सिर्फ कि उसने हिजाब उतार दिया था अपना। तो ये सारी चीज़ें जो महिला फेस कर रही हैं, देखिए कहीं भी महिलाओं को जो बहुत ज़्यादा दबाएंगे आप तो वो क्रांति होगी, ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे आप। देखिए
यूरोप या अमेरिका को देख लीजिए, अगर जो आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो वहाँ भी महिलाओं को एक टाइम पे बहुत दबाया जाता था, लेकिन उनको समझ में आ गया कि भाई जितना दबाएंगे उतना ही ज़्यादा बगावत होगी, तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए। जबकि इंग्लैंड ने तो बहुत बाद में जाके अधिकार दिए महिलाओं को, तो फिर उसके बाद उनकी तरक्की देखिए। महिला देखिए किसी भी देश की आधी आबादी है, आधी आबादी काम ना करे, आधी आबादी को आप घर में रखें, बुर्का पहना के रखें, तो उस देश की इकोनॉमी का क्या होगा? महिला भी तो वर्क फोर्स है ना। अगर जो आप अपनी वर्क फोर्स को सही काम देते हैं, घर में पैसे आएंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे। नहीं, पर ये तो वहाँ की पॉलिसी की बात हुई ना राहुल जी। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि हम ईरान को ग्रेट अगेन करेंगे? मीगा की बात करने वाले ट्रम्प कौन हो जाते हैं? देखिए यूनिपोलर जब वर्ल्ड है तो अमेरिका अपनी पावर दिखाएगा, और वो देखिए अमेरिका ने एक चीज स्टैब्लिश कर ली है कि हम मानवाधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। पूरी दुनिया में ये माना जाता है, लोकतंत्र के हम सबसे बड़े संरक्षक हैं, लोकतंत्र हम बचाएंगे। तो जहां जहां ये चीजें होंगी अमेरिका आएगा ही आएगा। अमेरिका को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अमेरिका निकल जाएगा कहीं से। हर कोई देश एक दूसरे में इंटरेस्ट रखता है। और दूसरी चीज की ईरान के पास बहुत सारा तेल भी तो है, उस तेल का क्या करेंगे? देखिए अब क्या हो रहा है कि एआई के जो सर्वर हैं उनको चलाने के लिए बहुत बिजली चाहिए, गीगावाट में बिजली चाहिए। और वो बिजली कहां से बनेगी? बिजली बनेगी तेल से। तो तेल बहुत बड़ी चीज है इस वक्त। एकदम बोल रहे थे ना कि रिन्यूएबल एनर्जी से ये सारी चीजें फतह कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब से एआई आया है तो उनके सर्वरों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है, और बिजली को बनाने के लिए तेल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अमेरिका की जो $1 ट्रिलियन की कंपनी है वो सारी की सारी एआई में इस वक्त नंबर 1 नंबर 2, और एआई की एक रेस छिड़ चुकी है। तो ये भविष्य की लड़ाई है। आपको यही थोड़ी डेनमार्क क्यों दिख रहा है? डेनमार्क पे उनकी नजरें क्यों हैं, जबकि वो तो उसका वो ग्रीनलैंड पे क्यों नजरें हैं? ग्रीनलैंड भी इसी वजह से है कि वहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज किस लिए चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए एआई को बनाने के लिए, और जो उनकी कंपनी है जो $1 ट्रिलियन की कंपनी है उनको बचाने के लिए। तो ये लड़ाई इस वक्त एक नया मोड़ ले रही है। अब इसमें ईरान पिसेगा, जो जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वो पिसेगा ही पिसेगा, और ट्रंप जब तक हैं तब तक पिसते ही रहेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता मिल जाने में वो थोड़ा सा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, तभी हम उनको डंकापति डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि खाली डंका बजा रहे हैं। और जहाँ तक हमारे मित्र बोल रहे थे मानवाधिकारों की कि अमेरिका मानवाधिकारों का संरक्षक है, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसके लिए उसके हित सर्वोपरि है, चाहे पूरी दुनिया में किसी के साथ कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं के अधिकार, तो वो उस देश का आंतरिक मामला है। हम फिर इंटरनेशनल लॉज क्यों बना रहे हैं पूजा जी? इंटरनेशनल लॉज खत्म कर देनी चाहिए। यूएन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, खत्म कर देते हैं। कहीं भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्रदर्शन भी हो रहे होंगे, अत्याचार भी हो रहे होंगे, तो हम लोग जाकर के वहां पे उनके मामले सुलझाने लग जाएंगे। 1971 में बांग्लादेश ने भारत ने क्यों हस्तक्षेप किया था? उनका आंतरिक मामला था। वहां लोग मारे जा रहे थे, हमारे देश में आ रहे थे और महिलाओं के साथ प्रताड़ना कर रही थी वहां की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, इसीलिए भारत ने हस्तक्षेप किया। अगर जो कहीं भी देखिए ऐसे नहीं है कि आप बोल देंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ है और यहाँ महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता रहे, 3000 लोग गोली से मार दिए जाएं और कोई देश ना आए, ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए अगर जो आपको मानवाधिकारों की चिंता करनी है तो फिर तो कोई ना कोई आएगा। अगर जो आप ऐसे अपने लोगों को पीसते रहेंगे, मारते रहेंगे, क्या कर रहा है जो वहां का खाम नहीं है, वो मार रहा है ना लोगों को। अगर जब लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, या तो आप उनको अधिकार, अमेरिका को सही ठहरा रहे हैं ईरान में। देखिए अमेरिका को आएगा ही आएगा, अमेरिका ऐसा नहीं है कि बच जाएगा। सही और गलत की बात पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं आएगा, कोई सुपर पावर बनके अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। चलो आप कह रहे हो कि ईरान में आए, लेकिन सब जगह पर अमेरिका ही घुस जाए, ये सही है? देखिए ऐसा नहीं है कि सब जगह घुसेगा, वो वहां घुसेगा जहां जहां उसने चिन्हित किया हुआ है। देखिए आपको ये जो हमारे पास बांग्लादेश में क्रांति हुई, सत्ता परिवर्तन हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, ये भी तो हुआ है ना, हमारे पड़ोस में ही हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन यहां नहीं थे, अमेरिकन भी करवा रहे थे यहां। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल दें कि अमेरिका सब कुछ गलत ही कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। जो ईरान में महिलाओं को कितना दबाया गया, कितनी महिलाओं का कत्लेआम किया गया, चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दी गई है, ये सिर्फ हिजाब उतारने पे। तो ये आप अपने धर्म के नाम पे हत्याओं को जायज नहीं ठहरा सकते कि हम एक अलग देश हैं, हत्याओं को जायज नहीं ठहरा सकते। अच्छा एक बात बताइए, वेनेजुएला की बात करते हैं हम। वेनेजुएला में आधे लोग अमेरिका का स्वागत कर रहे हैं। जो वहां निकोलस मादुरो था वो क्या कर रहा था?
अपनी जिंदगी ऐश में कट रही है, बाकी इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई, जबकि वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा तेल है। उसके बाद भी वेनेजुएला बर्बाद था। लोग बोरी भर भर के नोट लेके जाते थे, वेनेजुएला की जो करेंसी थी, तब उनको खाना नसीब होता था। अब आप एक सरकार के तौर पे अपने लोगों को खाना ना दे पाए तो कोई ना कोई, पूरा विश्व ऐसा नहीं है कि आदर्शों से चलता है, यहाँ शक्ति से विश्व चलता है। अगर जो जिसके पास शक्ति है वो आएगा, अपने हित भी साधेगा। अमेरिका ने अपने हित साधे, तेल पे पूरा कब्जा है, तेल को बेचेगा, पैसे निकालेगा, पैसे कमाएगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। तो यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल हमें मतलब महिलाओं के मतलब अधिकारों की रक्षा करना है। मैं स्वयं एक महिला हूँ, लेकिन बात ये होती है ना कि आप फिर मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो उस मामले में फिर अमेरिका क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? कम से कम बोले तो, गंभीरता तो दिखाएं। कुछ बार नहीं बोलना चाहता है, नहीं, वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं। अगर वो ये दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गड़बड़ होगा हम आकर के वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, तो जब बात उनके अपने हित की है, क्योंकि उनको तेल चाहिए, सीधी सी बात है, उनको वहां से तेल चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी में जो है 38 ट्रिलियन डॉलर का वहां पे जो है कर्जा लदा हुआ है। तो अमेरिका सिर्फ उस बारे में सोच रहा है, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए वो कह देते हैं, क्योंकि उनको। अविरल जी को भी मैं जोड़ लूं। अविरल जी, क्या स्टैंड है सरकार का? नहीं, हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जहाँ तक विषय है एक तरीके से मोनोपोली का, किसी की मोनोपोली वैश्विक स्तर पे किसी रूप में नहीं चलने दी जाएगी। और जहाँ तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर चलने नहीं जाएगी, कैसे नहीं चलने दी जाएगी, मतलब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अगर बात कर ली जाए एक तरीके से करने अथवा ना करने की, भारत के हस्तक्षेप की अगर बात कर ली जाए, भारत का मानना स्पष्ट है। हमारा जो मानना है वो बिल्कुल क्लियर है। विदेश मंत्रालय की अगर बात कर ली जाए, विदेश मंत्रालय हमारा पूर्ण रूप से आज सशक्त है, मजबूत है। और जहाँ तक विषय एक तरीके से हमारी एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी की, तो वो भी बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी प्रकार से किसी देश के ऊपर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। हमने तो बिल्कुल इस विषय में स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक वेनेजुएला का विषय है पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए, तो राष्ट्रपति की जिस तरीके से बात की जा रही थी और हस्तक्षेप की बात की जा रही थी, अगर ऐसे ही हस्तक्षेप किए जाने लगे तो जब हम पाकिस्तान में अगर आतंकवादियों के ऊपर भी आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने जाते हैं, तो बहुत से बुद्धिजीवी, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो सामने निकल के आते हैं। वो उसका एक तरीके से कहते हैं कि ये सही नहीं है, या दूसरे की बाउंड्रीज में इन्वॉल्व होना सही नहीं है। तो आज उन लोगों को भी सामने आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। पब्लिक का इस पर क्या ओपिनियन है? मैम देखिए, तानाशाही ठीक है, अपने अपने सबका अपना अपना विचार है, लेकिन तानाशाही मुझे अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई यहाँ पे ये गलत करते हैं या वो गलत करते हैं, कोई भी गलत करता है कि अपनी बोर्ड की मीटिंग होती है, जैसे कि इन लोगों का अपना जो की मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग में बैठे ये स्टेट या ये कंट्री ऐसे ऐसे गलत काम कर रही, हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल स्वार्थ के लिए क्या वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, क्या वेनेजुएला एक कंट्री है जहाँ भुखमरी है और क्या कहते हैं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अदर कंट्री नहीं है। तो आप सबको ना पहले बोर्ड की मीटिंग होती है। अगर आपके ऑफिस में प्रेमिसेस में अगर 100 लोग 200 एम्प्लॉय है, कोई एक एम्प्लॉय गलत करता है तो मैनेजमेंट बुलाता है, आप आइए डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं हुई। डिस्कशन के बाद फिर उसको किया जाता है कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे राइट थे, आप यहाँ रॉन्ग थे, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर करते हैं तो फिर उसको अल्टीमेटम दिया जाता है, भी इनको आउट कर दो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तो अपनी अपनी पर्सनल, ठीक है, वेनेजुएला पर उन्होंने हमला कर दिया या फिर किसी के ले जाना, अरे आप डिस्कस करो पहले। एक अपने जो जितने भी कंट्रियां हैं, अपने 20, 25 या 30 कंट्रियों के एक संगठन बनाया गया है, सबसे मिलकर डिस्कस करो, उसके बाद फिर हम एक्शन लेंगे, नहीं सुनता तो। लेकिन ये नहीं कि हाँ कि ठीक है आपकी मनमर्जी चाहिए तो आपने सेल्फ डिसीजन लिया और किसी, ठीक है, आज वो क्या कहते हैं वेनेजुएला इतनी नहीं स्ट्रांग कंट्री, तो आप उस पर अटैक कर देंगे। अगर मैं कमजोर हूँ, क्या 10 लोग आके मुझे मारने लगेगा, अच्छा लगेगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, उनके क्या कहते हैं कंट्री में कोई चीज़ें गलत हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जो एक ह्यूमन के लिए गलत है, तो आपको डिस्कस करिए। आपकी जो बोर्ड की मीटिंग या फिर आपकी जो संगठन है 20-25 कंट्रियों के सबसे मिलकर डिस्कशन करिए। उसके बाद नहीं सुनते तो आपका राइट है अटैक करने का। अमेरिका की क्या नीति नजर आती है पब्लिक को? देखिए, एक तो ट्रम्प साहब जो है वो तानाशाह हो गए, ठीक है ना। अगर हमारे पड़ोसी या हमारे अगर दुश्मन भी इवन अगर मान लो परेशान है, भूखमरी से अगर मर रहा है, तो पहला हमारा एक इंसानियत का एक वो बनता है, दायित्व बनता है कि हम उसको मदद करें। ये नहीं कि हम उसके जाके घर में बम बजा दें या उसकी सारी जो संपत्ति उसको हम हड़प लें। ये क्या हुआ, इसका मतलब हम उसके साथ एक छलावा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रम्प का जो नीति है बहुत ही खराब है। वेनेजुएला पर जो एक राष्ट्रपति के साथ उसने किया, अगर उसके अंदर इतना ही पावर था तो सामना सामने इसका मुकाबला करता।
चोर की तरह गया, चारों तरफ से उसको घेर लिया, उसका बिजली काट दिया, उसका सब कुछ काट दिया, उसके बाद चोर की तरह गया, उसके घर में घुस करके निकाल लिया। अरे तुम इतने शक्तिशाली हो, पाकिस्तान इतने बम फोड़ रहे हैं, इतने आतंकवादी भेज रहे हैं, तुम उसके ऊपर हमला करके दिखा दो, उसको उसका आतंकवादी खत्म करके दिखा दो। हमारे अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके साथ उसके लिए क्या किया अमेरिका ने? तो इस चीज़ पर जो है सो मतलब सोचना पड़ेगा। और रही भारत की बात, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतना मजबूत हैं कि ट्रंप को पता है कि अगर हम भारत के साथ कुछ करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इतना स्वस्थ हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए हम बिल्कुल, हमारा मतलब वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। आप कह रहे हैं कि सरकार पे हमें पूरा भरोसा है, यहाँ पर कोई आँच नहीं आ सकती है। क्या आपका जी अमेरिका की पॉलिसी? मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ अगर बयानबाजी कर रहा है कि हम आप पे 500% या 100% का टैरिफ लाद देते हैं, तो पक्ष या विपक्ष हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमको एकजुट होकर के मोदी जी के फैसलों का, कैबिनेट के फैसलों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के जवाब देना चाहिए। न कि हम सरकार के द्वारा दिए गए स्टेटमेंटों का वो कहें कि खिलाफ हैं, हम उनके विरोध में बात करें। नहीं, ये युद्ध जो चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है शीतकालीन युद्ध के। अब जाकर के अमेरिका और रूस के जो कोल्ड वार चल रहे थे, उसी को अमेरिका रूस के फेवर के जितने भी कंट्री हैं या जहां पे भी लगेगा उसको कि रूस के आप तरफ झुक रहे हैं, वो वहां पे टैरिफ लगाएगा। आप अगर कमजोर हैं तो डोमिनेट करेगा आपको। हमारे नेहरू जी ने साफ कहा था कि हम किसी भी गुट में नहीं है, गुट निरपेक्ष वाली नीति है। हमारा देश अभी फिलहाल वाला देश, हमें कहीं ना कहीं हम रूस के फेवर में झुक रहे हैं। तो हमारे देश को धमकाया जा रहा है कि हम 500% का हम झुक कर रहे हैं रूस के। हम तो साझेदारी की बात करते हैं ना, झुकना और साझेदारी दोनों चीजें अलग अलग है ना। अब कहीं ना कहीं हम उसके फेवर की तरफ जा रहे हैं, हम उस गुट हमारा भी तो फेवर है ना। कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई भी देश साथ में आते हैं तो दोनों के हित होते हैं। वहाँ झुकना कहाँ? झुकने का मतलब सरेंडर है, साथ आना। मेरे कहने का झुकने का मतलब है कि दो पक्ष बात समझ गई, लेकिन उसका मतलब गलत है। हाँ ठीक है, मेरे शब्द हो सकते हैं कि गलत हो। झुकने का मेरा कहने का मतलब था कि हम उस साइड में जा रहे हैं, उस साइड में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो हम क्लियर फ्रंट से जवाब देते कि हम अभी चुप नहीं होते। उन्होंने साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी को हमने इन्विटेशन नहीं दिया था और वो आ गए थे। आप ये कहने वाले कैसे हो सकते हैं? कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या देश का सर्वा आदमी अगर किसी दूसरे देश में जा रहा है तो बिना प्रोटोकॉल के तो जाएगा नहीं। वो आपके सिक्योरिटी के जो क्लियरेंस होंगे वो मिलेंगे, हमारी सिक्योरिटी जाएगी, विजिट करेगी, उसके बाद क्लियर होगी तब जाएगा। आप ऐसा कहने वाले क्यों होते हैं? इसलिए हो गए ताकि आपकी इकोनॉमी बड़ी है, आपका कहीं ना कहीं मोनोपोली है पूरी दुनिया में, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपके पास ऑयल रिसोर्सेज है, हर जगह पे आप डोमिनेट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं हमें थोड़ा टाइम लगेगा, देश की इकोनॉमी और ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं हम करेंगे। रही बात, मैं विपक्ष से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप इस समय देश के साथ मिलकर काम करिए, देश के साथ फेवर में बात करिए। ना कहिए कि मोदी जी सही कर रहे थे। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल और कांग्रेस के पेज से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा दिखाया जा रहा है, मैंने देखा। ठीक है, आपके अभी यहाँ पे पॉलिटिकल मतभेद आपके अलग हो सकते हैं, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है कि नहीं मैं अलग तरीके का पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप उस समय प्रधानमंत्री के साथ ये मिलकर कहिए कि आपके इन नीतियों का मैं खंडन करता हूं, लेकिन ये नहीं कहना कि डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं। भारत को खुलेआम कोई आदमी धमकी दे रहा है और हम सपोर्ट करें, ये तो कहीं ना कहीं देशभक्ति नहीं है। देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए, तो ईरान जो है वो हमारा देश है क्या? नहीं, ईरान पे अटैक कर दे, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत हो रही है ना? हमें ईरान से क्या लेना देना? वो बोल रहे थे कि भाई एक वो जैसे स्टार वॉर्स थी कि एक यूनिवर्स का एक बोर्ड बनना चाहिए और उसमें तय होना चाहिए। अगर जो यूनिवर्स का बोर्ड बन गया तो भी अमेरिका ही वहीं करेगा। क्या भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था किसी से पूछा था क्या, किसी बोर्ड से? हमें भी तो हक मिलता है ना कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ तो हम अटैक कर सकते हैं ना, नैतिक अधिकार है ना हमारा। तो जब ये हमारे लिए अधिकार है तो हम किसी बोर्ड से जाएं पूछने के लिए कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं? एक अलग आप एग्जांपल दे रहे हैं ना राहुल जी। भारत के ऊपर, अब भारत रूस के साथ रिश्ते रखे तो हम आपके ऊपर 500% टैरिफ लगाएं, हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाएं। ये तो दबाव बनाने की राजनीति होगी ना। हर देश को अपना हित साधने की तो आजादी है कि नहीं दुनिया में? तो भारत साध रहा है ना, ले रहा है ना रूस से तेल। भारत ने रूस से पहले भारत रूस से तेल लेता था? नहीं लेता था। जब ये हुआ तो भारत ने तेल लेना शुरू किया, अचानक से $65 अरब का हमारा व्यापार हो गया रूस से, तो लिया ना हमने तेल। हम भी तो अपने हित साध रहे हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई नैतिक नहीं, नैतिकता नहीं होती है। गलत तो नहीं कर रहे ना, भारत ने किसी के साथ गलत तो नहीं
नहीं किया? मैं कब बोल रहा हूँ कि गलत कर रहा है भारत? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो आपको लगता है कि वहां भाई महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां 131 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो किसी को तो आना पड़ेगा ना। सेलेक्टिव अप्रोच की उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फिर ऐसा क्यों नहीं? बांग्लादेश में भी तो लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, वहां पर अमेरिका को क्यों नहीं याद आता? ट्रंप ने एक बार, एक रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस में उससे पूछा था कि बांग्लादेश में हो रहा है जो, उस पर क्या बोलेंगे, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहां ट्रंप का आपको बयान याद होना चाहिए। ट्रंप ने बोला था वहां मोदी को मैंने बोल दिया जो करना है करो, ये याद है ना आपको? तो वो बोल चुका है कि भैया आपके पड़ोस की बात है, आप पावरफुल हैं, जाइए। अमेरिका ही थोड़ी जाएगा सब जगह, अमेरिका नहीं, बांग्लादेश में उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बांग्लादेश के विषय में बोल नहीं रहे हैं, बांग्लादेश के विषय में कुछ करना नहीं चाहते हैं। और अगर ह्यूमन राइट्स की बात कर ली जाए तो ह्यूमन राइट वायलेशन बांग्लादेश में भी हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ पूर्ण रूप से होता है। उस विषय पे भी इनका ज्ञान सामने आना चाहिए, लेकिन उस विषय पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे इनका कोई हित नहीं है। इसमें निजी इनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। जिस तरीके से वेनेजुएला की अगर बात कर ली जाए तो इन्हें वहां से तेल मिल जाएगा तो ये वहां किडनैपिंग कराने लगेंगे, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है। आईपी सिंह जी तब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ट्रम्प साहब एक तरफ तो कहते हैं कि हम न्याय करना चाहते हैं दूसरे देशों में। भारत में आज कम से कम 40 साल हो गए तब से भारत में एक प्रॉक्सी वार चल रहा है पाकिस्तान के माध्यम। हमारे देश में आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे लोग नागरिकों को मार रहे हैं, हमने उसका जवाब भी दिया है, ऐसी बात नहीं है। 2014 के बाद अगर उनकी कोई घटना होती हम कंटिन्यू जवाब दे रहे, मगर 2004 से और 2010 तक तो हमने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस दौरान हमारे लाखों पब्लिक और सैनिक मारे गए, मगर और अमेरिका सब जानता है कि ये पाकिस्तान भारत में इतनी हत्याएं करवा रहा है, फिर भी पाकिस्तान से कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसको आर्थिक सहायता पे सहायता दिया जा रहा है अमेरिका। तो अमेरिका सिर्फ ढुलमुल राजनीति करके वो ये देखता है उसका हित कहाँ है। अब बांग्लादेश को किसने डिस्टर्ब कराया? शेख हसीना को किसने उनका तख्ता पलट कराया? पूरा हाथ जो है ना बीड स्टेट का और क्या ना अमेरिका का है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। राहुल तलान जी इसका जवाब दीजिएगा। इसके अलावा और कोई है ही नहीं। अगर बांग्लादेश को अगर कोई डिस्टर्ब करने वाला है तो अमेरिका है, अमेरिका की वजह से हुआ है। अब समस्या यह है कि ये बात सही है, राहुल ने कहा, वो भी बात मैं मान लेता हूं कि बांग्लादेश में ना तो कोई मिनरल है ना वहां कोई तेल है, इसलिए खुल के वहां बांग्लादेश के सपोर्ट में या विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है। मगर पाकिस्तान में उसे बहुत कुछ अपनी जो है ना निगाहें गड़ाए बैठा है। एक तो वो सोच रहा है अगर चाइना से हमें जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान का हम एयरबेस जो है ना यूज कर सकते हैं, भारत से जरूरत पड़ेगी तो यूज कर सकते। तो यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकवादी सबसे। ये भारत के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, भारत के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं पाकिस्तान का एयरबेस। नहीं, वो बोल रहे हैं चाइना के लिए कभी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए एयरबेस भारत कभी यूज नहीं करने देगा अपना एयरबेस। भारत संप्रभु देश है। भारत नहीं, मैं पाकिस्तान की कह रहा हूं कि पाकिस्तान को वो इसलिए बना के चल रहा है अमेरिका कि वो सोचता है अगर भविष्य में उसे चाइना से लड़ना पड़ा तो पाकिस्तान का एयरबेस यूज करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास डियागो गार्सिया है, उनको नहीं है जरूरत पाकिस्तान के एयरबेस की, और उनके पास और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक बेस हैं आसपास कर वहाँ चाइना को रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि चाइना से वो लड़ेगा क्यों? वो नहीं लड़ेंगे। कभी भी रशिया और उसमें कोल्ड वॉर चला ना, कभी अमेरिका जब यूएसएसआर होता था कभी लड़े आपस में? बड़ी शक्तियां नहीं लड़ती हैं आपस में, उनको पता है एक दूसरे को खत्म हो जाना है। ये बड़ी शक्तियां जो भी हैं वो छोटे देशों को पीसती हैं, और वो पिसते हैं जैसे ही मौका आएगा हर कोई पीसता है। पाकिस्तान से क्या लगाव है, वो सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान से लगाव होता तो उसके नागरिकों पे कल ही बीजा वो प्रतिबंध लगाया है। कोई लगाव नहीं है। वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल हैं, रियर अर्थ मिनरल हैं, वो चाहिए अमेरिका को। देखिए, एआई बहुत सारी दुनिया बदलेगा। ये मैंने बोला ना, एआई के लिए चाहिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। कितने गीगावाट बिजली चाहिए? तो वो अमेरिका की कंपनी है, बड़ी बड़ी जो $1 ट्रिलियन की कंपनी है, गूगल है, मेटा है, और ये आपकी एनवीडिया है, जो भी एआई में है इस वक्त। लेकिन सवाल पाकिस्तान के ऊपर भी वो दबाव डालें पीओके के विषय पर। पीओके भारत को दिया जाना चाहिए इस विषय में। तो हम खुद कहते हैं ना हमारा मामला है, हम खुद निपटाएंगे। देखिए, ये भारत का आंतरिक मामला है, भारत सुलझा लेगा पीओके को। भारत की विदेश नीति का भी तो स्टैंड हमें पता होना चाहिए। भारत की विदेश नीति ये है कि हमारे द्विपक्षीय मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जब ट्रंप ने बोला कि हमने रुकवाया, वॉर रुकवाया, तो भारत सरकार ने मना किया साफ साफ। भारत की द्विपक्षीय नीति वो ना चाइना के साथ अमेरिका आएगा भारत के रिश्ते सुधारने में, ना पाकिस्तान के साथ आएगा। भारत के एस्टैब्लिश स्टैंड है, हमें नहीं चाहिए कोई, हम अपने सक्षम हैं सुधारने के लिए रिश्ते। नहीं, भारत को बहुत सी वो नसीहतें देता, आतंकवाद के विषय पे अमेरिका कुछ नहीं बोलता।
पाकिस्तान के ऊपर बोलना चाहिए। अगर वो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने का काम करता है, आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में काम करता है, उस विषय पे अमेरिका का कोई ज्ञान सामने नहीं आता, कोई बयान नहीं आता है। तो मैं समझता हूं ये भी तो एक ह्यूमन राइट का विषय है। वो आतंकवादी जाते हैं, किसी को मार देते हैं जाकर के, वो आतंकवादी के विषय पे कभी नहीं बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम सारे हमले हुए, उस विषय पे कुछ नहीं बोले। सुरक्षा परिषद में इतने सारे जो आतंकवादी बैन हुए हैं, आतंकवादी संगठन बैन हुए, अमेरिका ने करवाए, चाइना ने तो कितने बार वो वीटो किया उन चीजों को लेके। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें बहुत सारी चीज समझनी पड़ेंगी, वीटो पावर भी समझनी पड़ेंगी, और वीटो पावर के हित भी देखिए। हमारा दुश्मन अमेरिका नहीं हो सकता है कभी, वो तत्क्षण हो सकता है कि अभी लगता हो हमें दुश्मन है, लेकिन हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा चाइना। चाइना ने हमें घेरा, चाइना ने हमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स के माध्यम से घेरा, हब्बन टोटा में अपना सैनिक अड्डा बनाया, बांग्लादेश में अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, और बहुत सारे देशों में, मॉरिशस के आसपास का जो देश है उनमें अपना सैनिक अड्डा बना रहा है। वो किसके लिए बना रहा है? देखिए एक चीज समझ लीजिए, दो देश हैं जो एशिया में बहुत पावरफुल हैं, चाइना और इंडिया। इंडिया के पास क्या यूथ है और चीजें हैं इंडिया के पास, तो भविष्य की लड़ाई जो होगी वो चाइना और इंडिया की होगी, और उस टाइम पे अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये जो दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं, और भारत की भी तो इच्छा है कि हम महाशक्ति बने, हम भी, हमारे पास भी वीटो पावर हो। तो कौन ऐसा देश होगा, चाइना जैसा देश, ये चाहेगा कि भारत कभी भी वीटो पावर हो या महाशक्ति बने भारत? कोई अपने पड़ोस में महाशक्ति नहीं चाहता है। तो चाइना हमें घेर रहा है, वो हो सकता है। देखिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार इस देश में थी, तब बराक ओबामा साहब वहां लीड कर रहे थे। कितनी बार फंड दिया, इन्हें बता देना चाहिए। ये भी बता देना चाहिए कितनी बार पाकिस्तान को फंड वहां से रिलीज हुआ, और किस तरीके से आतंकवाद की समाप्ति के नाम पे, पाकिस्तान के विकास के नाम पे वहां से फंड रिलीज होता था। मैं समझता हूं इस विषय पे भी अगर राहुल जी प्रकाश डालें तो बहुत बेहतर होगा। हमारी आर्मी के पास इस वक्त जो वेपन है, जो बड़े अच्छे वेपन है, जो वर्ल्ड क्वालिटी के वेपन है, वो सारे अमेरिका से आए हुए हैं, है ना। तो आपके पास जो ड्रोन ले रहे हैं आप, वो अमेरिका से ले रहे हैं, जो आप हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, वो अमेरिका से ले रहे हैं, आप मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका से ले रहे हैं, और फिर आप इंजन इंपोर्ट तेजस के लिए अमेरिका से कर रहे हैं। देखिए ये मैंने बोला कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो टैरिफ वाली बात है वो व्यापार की बात है, लेकिन अगर जो आप रक्षा के मामले में देखेंगे तो अभी भी भारत के साथ अमेरिका खड़ा नजर आता है। लेकिन चाइना, अगर जो आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको अमेरिका की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है तो भारत की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। कह रहा हूँ जो अमेरिका जो है ना सूट पॉइजन है, वो किसी का भला नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए किसी भी देश को बलि चढ़ा सकता है। वो एक तो पाकिस्तान को बम गोला देगा, और वो चाइना से हमारा सपोर्ट करेगा। कभी किसी हमारे लड़ाई में अगर हमारा किसी कंट्री से अगर लड़ाई, अगर युद्ध हो गया, भगवान ना कहे कि नहीं, वो अगर हो गया तो कभी साथ नहीं देगा। याद हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हमारा वो परमाणु बम का निरीक्षण किया था, तो वो अमेरिका ने फोन किया कि भाई तुम अपना ये जल्दी ही रोक दो, नहीं तो पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। अटल जी ने क्या बोला कि हम तो उसका हमला सह लेंगे, लेकिन उसे कह दो कि कल को अगर मैं हमला करूंगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड के नक्शे से खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, अमेरिका पे भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। नहीं, लेकिन राहुल जी की ये बात तो सच है कि भारत किसी के साथ भी अभी कोई दुश्मनी लेने के मूड में नहीं, तभी हम इस तरह के मामलों में ये कहते हैं कि हमारी नजर बनी हुई है। हाजी नाजिम जी, अमेरिका की नीति पर आपका क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं? अमेरिका जैसा आतंकवादी देश पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। कि भी ये जब पहलगांव की घटना घटी तो पाकिस्तान के सपोर्ट में सारे बोला हमें आतंकी चाहिए रशिया से लड़ने के लिए, सबसे पहले मुसलमान खड़े हो गए कि हम बनेंगे। हाजी नाजिम जी आ जाइए। नहीं, वही बोल लेंगे भाई। अगर तुम्हें हर बार में जहाँ मुसलमानों को अगर तुम डिबेट में अगर लेके आओगे आतंकी, तुम मुसलमानों को बता दो भाई। मैं ये कहता हूँ कि एक मुसलमान ने अगर इस तरीके के आतंकी घटना करी तो भारत के सभी मुसलमानों ने उनका बहिष्कार करा, लेकिन तुम मेरे समाज को उन आतंकियों की, आपके समाज का हो सकता है वो नहीं होता तभी आप उसके समाज का मानते हैं क्या? आप समाज का मानते हैं क्या उन्हें? देखिए मैंने कहा आप समाज का मानते हैं, आप उनको अपने समाज का मानते हैं क्या? पूजा जी देखिए, आतंकियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन आतंकी मुस्लिम है तो इधर को मेरी तरफ को करके यानी मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इनकी नजर में आतंकी हूँ। अरे मैं वह देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ जो इस मुल्क के आप ऐसे देशभक्त हैं कि आप लोगों को जासूस कह रहे हैं। आप ऐसे देशभक्त हैं कि आप इनको जासूस बता रहे हैं। यहाँ पे खड़ी पब्लिक को आप जासूस बता रहे हैं। आप भारतीयों को जासूस बता रहे हैं। आप भारतीयों को जासूस बता रहे हैं। को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरे मुस्लिम समाज को आतंकी कहा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ज्योति का नाम इनके साथ जोड़ दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं हाजी नाजिम जी? ज्योति से कौन नहीं, उन आतंकियों का नाम क्या ज्योति नहीं, ज्योति जुड़ी किसके साथ और ज्योति जुड़ी किसके साथ? बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। यानी कि उन आतंकियों की क्या औकात है कि नाजिम का नाम उसके साथ जोड़ दे?
ये ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर। कब तक मुसलमानों एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, थोड़ा आराम से, ये थोड़ा, बात अरे बर्दाश्त सुनिए नहीं एक सेकंड, ना, ये बात बर्दाश्त नहीं आतंकी होगी। संगठनों के नाम बताइए, उनकी एक बात का जवाब तो दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि आतंकी संगठन, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बदनाम किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है इस्लाम को। किसने बोला कि ये इस्लाम के अच्छे लोग हैं क्या वो इस्लाम के अच्छे लोग? इस्लाम के नाम पे कट्टरवाद फैलाने वाले लोग क्या आपके धर्म के लोग हैं क्या? असल में इस्लाम का पालन कर रहे हैं क्या वो? हाँ पूजा जी, देखिए जो इंसानियत को खतरे में डालता है ना, वो मेरे समाज का हो सकता है ना किसी के समाज को। नाम लीजिए जरा कि ये आपके समाज के लोग हैं जो समाज से बेदखल होने चाहिए। हाँ देखिए भाई, आतंकियों का क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने समाज को, जितनी स्पष्टता के साथ में आपने इनको बोला, सर सुनिए, कलाम साहब है, जितना स्पष्टता के साथ में आपने इनका नाम लिया, उतनी स्पष्टता के साथ में उनका नाम लेकर भी बोली। ये उतनी स्पष्टता के साथ ना बोले तो फिर राहुल तलान को आप कटघरे में खड़ा कीजिएगा और ये पूरी पब्लिक राहुल तलान से सवाल पूछेगी। लेकिन पहले आप गिनवाइए ना। हाँ सुन लीजिए, अब देखिए, अब बात यहाँ पे आपके आ रही है कि मैंने अमेरिका को आतंकी क्यों कहा, पहलगाम के सुन, अमेरिका को आतंकी क्यों कहा, इस पर जवाब, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई अभी। सुन तो लीजिए भाई। अरे नहीं भाई, क्या भारत में जो 26 हत्याएं हुई थी पहलगाम की घटना, क्या मैं उनको भूल जाऊं? आप बता दीजिए, क्या मैं भूल जाऊं? अगर भूल जाऊं तो बता दीजिए, आप लोग कह दीजिए ना जी भूल जाइए, भूल जाए। वो कौन थे भारत में 26/11 करने वाले, पहलगाम की घटना करने वाले कौन थे? हाँ सुन लीजिए, अब बात आई है, अब बात आई है, अब सुन लीजिए, मैं बता दीजिए। हाँ सुन लीजिए, बताइए ना। बिल्कुल। अरे पहले पहलगाम की घटना का जिक्र कर लीजिए। पहलगाम की घटना में जो पाकिस्तान के आतंकी आए थे वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहीं इंसानियत को बचाने के लिए वहां पे मौजूद मेरे मुसलमान थे। अच्छा, और जिन्होंने उनको इंटेलिजेंस दी कि यहाँ हिंदू हैं और ये यहाँ आके अब बम फोड़ सकते हैं, अरे सरकार के पास है, क्लियर है। आप सरकार है, आप सरकार है, आप सरकार। इनको क्या है, ये है बिल्कुल, इनको ये पता ही नहीं है कि क्या करना है ना। इस देश में सबसे ज्यादा टेररिज्म किसी ने फैलाया तो मुसलमानों ने फैलाया है। 26/11 किसने किया था? लाल किले पे बम फोड़े, किसने फोड़े? लाजपत नगर में बम फोड़े, गुवाहाटी में बम फोड़े, और अक्षरधाम में घुसे आतंकी मुसलमान वो कौन थे? संसद पे हमला करने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे? कौन थे वो? बताइए। ये खुलकर मुसलमान। नहीं सुनिए हाजी नाजिम जी, मुसलमानों को कह रहे हैं। एक सेकंड, ये नहीं कह सकते ना कि सारे मुसलमान ऐसे हैं राहुल तलान जी। मैं बोल रहा हूँ आतंकी थे वो मुसलमान थे। जब मैंने कहा आतंकी जो थे वो मुसलमान थे या नहीं? ये बोलते नहीं थे मुसलमान, वो ये बोले ये हिंदू थे। वो हिंदू नाम नहीं लिया। बताइए ना कौन थे वो? मैं उनकी आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ, वो कौन थे? मैंने तो एक नाम ले दिया। आपने कहा नहीं, सुन लीजिए, आप सईद कौन है? मौलाना मसूद अजहर कौन है? बताइए ना। ये वो आतंकी है, मुसलमान है ना? वो आतंकी है, वो आतंकी है। वो आतंकी है। बात क्या करते हैं, उनकी बातें क्या? हाँ देखिए, उनकी सिर्फ एक ही बात है, इंसानियत को खत्म करना। इंसानियत को, हिंदुओं को। अरे यार, हनूद या पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, यहूद और हनूद। यहूद मतलब यहूदी, हनूद मतलब हिंदू। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता भाई। ये क्योंकि आतंकियों की भाषा को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत है। देश में ये चाह रहे हैं कि हम भाषा भी ना समझे, वो हमारे यहाँ बम फोड़ जाए, हम भाषा भी ना समझे। कैसे लोग हैं आप भैया? हम भाषा भी समझते हैं, ये क्या? मानना भी जानते हैं, नहीं ठोकना ये भी क्या, जानते हैं। लेकिन कोई हाजी नाजिम कोई आतंकी थोड़ी है। बांग्लादेश में तो मैं यही तो मैं हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है? मैंने ये बोला कि आतंकी, हाजी नाजिम को नहीं बोल सकते। मैंने ये बोला आतंकी हैं। मैंने पर्टिकुलर नाम लेके बताया घटनाओं में कि वहां वो जो इन्वॉल्व थे वो मुसलमान थे। मैंने ओसामा बिन लादेन मुसलमान, हाफिज सईद मुसलमान, मौलाना मसूद अजहर मुसलमान, इंडियन एयरलाइन को लेके चले गए वहां काबुल लेके गए, वो मुसलमान, सारे के सारे मुसलमान थे ना। मैं घटना का नाम लेके बोल रहा हूँ कि वो मुसलमान थे। अब बताइए, आप बोलिए कि वो मुसलमान नहीं थे। आज के टॉपिक पे आते हैं, पहले आप लोग इधर आ जाइए। कहाँ हाजी नाजिम जी, इतना दूर क्यों चले जाते हैं? आपके भाई हैं, थोड़ा करीब आ जाइए। यहाँ तो आ जाइए, यहाँ तो आइए, इतना दूर दूर आप चले जाते हैं, थोड़ा पास आ जाइए। देखिए पूजा जी, ये तो सत्य है। आपने तो हाजी नाजिम जी जासूसी और आतंकियों को बराबर मिलाकर खड़ा कर दिया। आपके लिए आतंक भी वही है गुनाह और जासूसी भी वही बड़ा गुनाह है। नहीं, जासूसी भी बड़े गुनाह और आतंकी भी बड़ी गुनाह। देखिए पूजा जी, ये सत्य है कि हिंदुस्तान में मुसलमान इस टाइम 20% है। मैं 20% में 2% लोगों को मानता हूं कि जो वो अपने देश, इस देश को देश मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ अब्दुल कलाम भी हुए हैं, हमारे यहाँ अब्दुल हमीद भी हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 20 से अधिक टैंक उड़ाए थे 71 की लड़ाई में। तो हम बिल्कुल नहीं नकार सकते, मगर ये भी सत्य इस बात को मैं बिल्कुल नहीं नकार सकता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, जितनी भी आतंकी घटना घटी हैं, उसमें कौन था? टोटल मुसलमान थे। तो इसलिए मुसलमान नहीं ना, वो आतंकी संगठन है। अमेरिका पर पब्लिक क्या सोचती है?
अमेरिका पे कुछ बोलना इसलिए सही नहीं है कि अमेरिका कब क्या कर दे और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दे, क्या बोल दे, ये पता नहीं है। तो कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे भरोसा है? नहीं, भरोसा नहीं है। हमें मोदी जी पे भरोसा है। हाँ जी, किस पे भरोसा है? हमें किसी पे भरोसा नहीं, मतलब अपना भरोसा अपने आप पे भरोसा है। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे मैम। मोदी जी पे भरोसा है। किस पे भरोसा है? कांग्रेस पे। कांग्रेस पे। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे। अंकल जी, अमेरिका की नीति पर आप क्या बोलते हैं? देखो जी, अमेरिका के बारे में यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है? भारत सबसे अच्छा देश है और सबसे ताकतवर है, मैं ये सोचता हूँ। मोदी जी के रहते यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एक सेकंड सर, आती हूँ। अमेरिका के बारे में क्या कहते हैं? अमेरिका जो है मान लीजिए कि सबसे बड़ा यस में देश में तो सबसे सुपर पावर, हाँ। सुपर पावर है। आर्थिक स्थिति उसकी जो है बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारा भारत भी किसी भी देश से कम नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है हमारे। तैयार हैं आप सब लोग? जी जी, मोदी यहाँ पे हमेशा रहेंगे और हैं रहेंगे। भरोसा है? भरोसा बिल्कुल है। मैं बीजेपी को समर्थन करता हूँ। बीजेपी को समर्थन करने की कोई खास वजह? वो अच्छे काम कर रहे हैं और डेवलप के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आवाज नहीं आ रही क्या अभी? आ रही है, बोलिए। मेरा ये मानना है कि हमें अमेरिका के फेवर में होके बात ही नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है उस समाज का कि वहां से आतंकी निकल गए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सारे मुसलमान आतंकी हैं, ये गलत है। हमें ये कहना चाहिए कि जो वहां पे आतंकी निकले उसमें से ज्यादा निकल गए मुसलमान, ये नहीं कहना चाहिए। ये कलाम जी का देश है, संविधान से चलने वाला देश है, कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और सर की एक बातों से मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा कि उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसकी नीतियां, जिसके पास बल है वो अपनी नीति साधेगा। तो क्या अमेरिका डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से चलेगा? वो यहाँ का ठेकेदार है। यूएन अभी तक चुप है और यूरोपीय यूनियन के जितने देश हैं वो इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, अभी चुप हैं। वो एक गरीब देश, उसको पता है कि हमें कैसे निकलना है। वेनेजुएला की बात कर रहा हूं मैं। और आप जाकर के वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके चले आते हैं रातों रात और बादशाह साबित करते हैं। दम था तो आप अफगानिस्तान में जीत के दिखा देते। 22 साल में आपकी हवा निकल गई। 5000 किलोमीटर से दूर आप वहां पे और भारत को धमकी दे रहे हैं। आप यकीन मानिए सर, मैं आपसे आपके बातों से विरोधाभास कर रहा हूं कि आप जिस तरीके से अमेरिका के फेवर वाली बात कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर अमेरिका की सरहदें भारत से टकराती ना तो भारत के खिलाफ वो कब से 10 युद्ध लड़ चुका होता। भारत से सरहद न टकराने पे 5000 किलोमीटर दूर बैठा है एक तानाशाह, वो कह रहा है कि हम 500 टैरिफ आप पिला दें। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो वो आप डिसाइड करेंगे। आप अगर सामर्थ्य है आपके पास तो आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मानवता चलेगी। नहीं अपने देश में क्या टैरिफ लगाएंगे दूसरे पे, जैसे हम डिसाइड कर सकते हैं वैसे अमेरिका को भी तो हक है ना। क्या किसने कह दिया? तो प्रेशर पॉलिटिक्स बना कर अगर ये सोचे कि भारत दबाव में आएगा तो भारत की जनता को साथ आना होगा। भारत की जनता को अभी जरूरत है किसी और चीज की। हमें जरूरत है रोजगार की, हमें जरूरत है कुछ पैसों की। हमें वो दुनिया लड़े। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि राजा को पता नहीं और मुसहर बन बांट रहे हैं। मतलब समझ रही हैं आप कि अमेरिका कितना टैरिफ लोड करे, क्या करे, उससे कुछ नहीं। जनता को उससे मतलब नहीं। हमें दाल रोटी से मतलब है, से मतलब होना चाहिए, ये चीजों से मतलब होना चाहिए। अब भी हमें क्या मतलब है? यहाँ मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ आया, मुझे लगा भारत की राजधानी है, साफ सुथरे सब चीज हो गए। कुछ जगहों को छोड़ दें तो हमें कुछ खास अंतर समझ में नहीं आ रहा। और हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका टैरिफ ला देगा। वेनेजुएला आप सर के हिसाब से कि आप इसको ये भी तो मान सकते हैं कि भारत का जो युवा है वो इतना समृद्ध और इतनी समृद्ध सोच वाला है कि वो आज वेनेजुएला की बैठकर बात कर रहा है। लेकिन तो ये तो हमारी समृद्धि की भी पहचान है ना कि हम दुनिया के बारे में नजर रखते हैं, दुनिया पर हमें जानकारी होती है। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं चंदौली जिले का रहने वाला हूँ और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, चाय की दुकान पे बैठेंगे आप तो पूरे भारत की राजनीति आपको चाय पे बैठने वाला एक व्यक्ति समझा देगा जिसके पास 500 रुपए की दिहाड़ी की नौकरी नहीं है। हम वही बकैती में तेज हैं। हमें अभी बात करनी चाहिए थी कि हमारा देश अभी बहुत सारी चीजों से जूझ रहा है। बनारस एक छोटा सा शहर है, वहां का रहने वाला हूं मैं। और जब मैं वहां से आया तो मुझे लगा भारत की राजधानी दिल्ली इससे कई गुना ज्यादा डेवलप होगी। लोग सिविक सेंस वाले होंगे, लोग यूरिनेट करते हैं रोड पे, यहाँ पे दिल्ली में। अब बात करेंगे, पूछ लेंगे कि वेनेजुएला पे आक्रमण हुआ। सर ने कहा वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी तो आप वहां के राष्ट्रपति को उठाएंगे, लेके चले जाएंगे अपने देश में। वहां के युद्ध के और सैनिकों की अगर तुलना कर ले, आपको अपने दम के बराबर से लड़ना चाहिए था। आइए रसिया से लड़ते हैं यहाँ पे।
आप आइए यूक्रेन में, फ्रंट लाइन पे रसिया से लड़ लेते हैं। उसी की बात हो रही है। फिर सवाल ये था कि हमारे लोगों को पहले अपनी सरकार पे भरोसा करना सीखना होगा। बिल्कुल अपनी सरकार पे भरोसा करना सीखना होगा और हमारी सरकार जितना हो सकता है अपने नागरिकों के हितों के लिए खड़ी रहेगी। इसीलिए हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये ईरान हमेशा से हमारा मित्र रहा है। और रीज़न क्या है, जब सब अपने अपने स्वार्थ देख रहे हैं तो भारतवर्ष भी अपना स्वार्थ देखेगा। हमारा चाबार जो पोर्ट है वो वहाँ से जाता है, हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो वहाँ से जाता है, तो हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। जो भी आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ भी अगर देखा जाए तो ईरान ने हमें सपोर्ट किया है। ठीक है, जो आतंकवाद आता है वो कतर से आता है, जो कतर से आता है पाकिस्तान से आता है। देखिए मैं अपनी बात कह रही हूँ ना, आप अपनी आप पर कह सकते। और आप अभी क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि अमेरिका से सारे वेपन्स लेता है इंडिया। जरा कहिए भाई साहब से कि सर्च करें एक बार गूगल पे, तो इनको समझ में आएगा कि कितने हमारे हथियार जो हैं पाकिस्तान अमेरिका से लिए गए। हमारे मैक्सिमम जो हथियार हैं वो रशिया से आते हैं, फ्रांस से आते हैं और कुछ इजराइल से भी आते हैं। 40 से 50% वहां से आता है। कुछ दो चार चीजें आती है, खास नहीं आती हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम अमेरिका की इस हरकत का समर्थन नहीं कर सकते, ना भारतीय जनता कभी भी समर्थन करेगी। वहां पे नागरिकों के साथ जो भी हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, वो गलत है। लेकिन एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं हो जाता ना पूजा जी। कभी भी ये समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरीके से कोई भी पावरफुल कंट्री बाकी किसी भी पावरलेस कंट्री पे कभी भी अपना हक जमा देगी। तो हर देश का अपना एक अधिकार होता है, हर जनता का अपना अधिकार होता है। वो आपसी रूप में समझाएं, सुलझाएं उसको। और अगर मान लो नहीं भी सुलझ रहे हैं तो भी उसको हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह अपमानजनक तरीके से बंदी बना करके ले जाना, ये अमेरिका अपना कौन सा मतलब डिसेंसी दिखा रहा है। काफी कल्चर्ड और डिसेंट लोग कहे जाते हैं ना, ये कौन सा है कि आप किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से बंदी बना के अपमानित करके ले जाएं। अगर यही भगवान ना करे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ हो, तो उस देश की जनता की भावनाएं जुड़ी होती राष्ट्राध्यक्ष के साथ, कैसा फील करेंगे। तो अमेरिका का जो कदम है वो बिल्कुल ही निंदनीय, मैं उसका समर्थन नहीं करती। और भारत ईरान के साथ है, ईरान के साथ रहेगा, है ना। वेनेजुएला पे थी नहीं, हमारा वेनेजुएला से लेना देना क्या है। मादुरो क्या कर रहा था, हम क्यों, हमारी भावनाएं क्यों आहत हो रही हैं। ले गया है ना, कि ले गया मैं बोल रहा हूं, इस देश में सबको करना है, अमेरिका सबको जाना है, लेकिन अमेरिका की निंदा भी करनी है सबको। भाई ये दुअल वो मत रखिए, अपना बिल्कुल क्लियर कट रही है कि अमेरिका ठीक है तो ठीक है। ट्रंप का टैरिफ से आपको दिक्कत है ना, सरकार लगी हुई है ना, वो टैरिफ जब सुलझ जाएगा तब अमेरिका प्रिय हो जाएगा आपका, होगा या नहीं होगा। तो सवाल ये है कि कुछ अभी हुआ, आप अचानक से अमेरिका के विरोध में हो गए। इस देश की अगर जो सरकार को अमेरिका के खिलाफ जाना होता तो कब की बोल चुकी होती। सरकार क्यों नहीं बोल रही अमेरिका के खिलाफ, सरकार को भी तो बोलना चाहिए। सरकार चुप मार के बैठी, सरकार को पता है अमेरिका अमेरिका है और हमें अमेरिका की इस वक्त बहुत जरूरत है। $100 बिलियन का व्यापार था हमारा अमेरिका के साथ, और वो व्यापार अगर जो टैरिफ सुलझ जाता है तो 100 बिलियन हो जाएगा, हो सकता है 150 बिलियन हो जाए, लेकिन तब अमेरिका अच्छा हो जाएगा। अब उन्होंने बोला हमारे रशिया से वेपन है, लेकिन जो आपने रशिया से जो आपके वेपन कम हुए हैं, अमेरिका से आपने ड्रोन लिए, अमेरिका से आपने हेलीकॉप्टर लिए, आप टॉम हॉक मिसाइल की बात कर रहे हैं, आप इंजन ले रहे हैं जी, वो जो उसके तेजस के लिए इंजन ले रहे हैं, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी आयात कर रहे हैं अमेरिका से। लेकिन और अगर जो आपको अमेरिका से दिक्कत है तो फिर गूगल से भी दिक्कत होनी चाहिए आपको, फिर आपको एनवीडिया से भी दिक्कत होनी चाहिए, फिर आपको मेटा से भी दिक्कत होनी चाहिए। अमेरिका एक्चुअली में सब जगह है, आपको ये देखना है कि आपको कहां रहना है। अगर जो आपको लगता है कि वेनेजुएला हमारा बहुत फायदेमंद है, दो पड़ोसी हैं मेरे, एक मेरे लिए कुछ नहीं फायदा है उससे, और एक मेरा ऐसा पड़ोसी है जिससे मुझे फायदा है, और उसको कोई उठा ले जाए, उसके घर में चोर आ जाए दूसरे पड़ोसी में जिससे मुझे कुछ फायदा नहीं है, मैं उसके लिए अपनी भावनाएं आहत करता हूं। तलान जी जो आप बात कर रहे हैं वो जियोपॉलिटिक्स की, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जियोपॉलिटिक्स की बात करें। बट सवाल ये है कि अमेरिका ये झूठा दावा कर दे कि साहब हमने कराया समझौता, पाकिस्तान को हम, भारत को हमने रोका, हमारे कहने पर युद्ध विराम हुआ, तो ये सब बातें तो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो इस देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट जवाब दिया, विदेश मंत्री ने क्लियर कट जवाब, अपनी विपक्षी पार्टियों ने माना क्या इस बात को। तो विपक्ष से बोलिए ना कि जब आपको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, आपको अपने विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन पे भरोसा नहीं है, इनको भरोसा नहीं होगा, आपको है भरोसा ना। हाँ सुन लीजिए, देखिए भाई मुझे तो भारत की नागरिकता में ही रहना, इनको अमेरिका की नागरिकता चाहिए, इसलिए ये उनका ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। नागरिकता चाहिए अमेरिका की। और सुन लीजिए, अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। अगर मेरे देश की सरकार में रहूंगा, इस देश के लिए मरूंगा, इस देश के लिए जीऊंगा, अमेरिका जाऊंगा तो बस घूमने के लिए, बसने के लिए, मुझे अमेरिका नहीं जाना है। हाँ सुन लीजिए भाई, मैंने कहा कि मुझे अपने भारत में ही रहना, भारत से ज्यादा मेरा कोई भी मुल्क अजीज नहीं है।
आई लव माई इंडिया। और देखिए अमेरिका की क्या बिसात है, मैं अपने भारत सरकार से कहूंगा जो मेरे नौजवान अमेरिका को टॉप लेवल पे लेकर गए उनको सबको भारत में बुला लिया जाए, क्योंकि मेरे भारत से ज्यादा तरक्की पूरी दुनिया में कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। जितने भी वहां पे साइंटिस्ट हैं ज्यादातर मेरे भारतीय हैं। जो अमेरिका को कौन आगे लेकर जा रहा है, ये मेरे भारतीय नौजवान जिनको भारत में विकल्प नहीं मिला अमेरिका में उन्होंने खोजा, तो अमेरिका में जाके उन्होंने अमेरिका को आगे पहुंचा। ये ना ये पढ़ लिख के नहीं आते, इनको पता नहीं है। अच्छा बात बताइए, कीजिए भाई, टॉप 5 कंपनीज, टॉप 5 कंपनीज भारत की इंडियन नागरिकता नहीं सीईओ छोड़ो। है ना, $1 ट्रिलियन कंपनीज के सीईओ इंडियन है ना, वो रेमिटेंस भेजते हैं यहाँ। जो इंजीनियर आईटी के वहां हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं, वो भारत की इनकम नहीं है ना, इनकम नहीं है। यहाँ भारत में रह के कितना कमाएंगे? एक आईटी इंजीनियर को कितना मिलता है? कितना मिलता है? अमेरिका में एक आईटी इंजीनियर को कितना पैसा मिलता है? भारत सबसे रिच कम्युनिटी है अमेरिका में। इंडियन जो हिंदू हैं सबसे रिच कम्युनिटी है अमेरिका में, और वो यहाँ पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंस बोलते हैं उसको, और वो डॉलर में आता है। और जब डॉलर में आता है तो आपकी इकोनॉमी ऐसे आगे बढ़ती है। ये इकोनॉमी की बात है, ये इनको समझ में आएगी नहीं, पढ़ लिख के आते नहीं, इनको पता ही नहीं इकोनॉमी चीज क्या होती है। इनको बस ये कुरान पढ़ लिए और उसी के हाफिज हैं, और ये लगातार और हाजी भी हैं, तो उसी पे बात करते रहते हैं। पढ़ लिख के आएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। इनको कुरान पढ़ने का अधिकार है, जैसे आपको गीता पढ़ने का अधिकार है, तो ये कुरान पढ़े या क्या पढ़े, हम इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते ना राहुल जी। वो भारत की विदेश नीति पे ऐसी बात कर रहे हैं कि जो है ही नहीं, वो नहीं की जानी चाहिए। देखिए इस देश में रेमिटेंस आ रहा है ना, अगर जो आ रहा है तो इस देश को फायदा हो रहा है। हमारा सऊदी अरब से भी रेमिटेंस आता है, हम सऊदी अरब की बहुत बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे लोग वहां कई लाख लोग काम करते हैं और पैसे भेजते हैं इस देश के लिए, और उससे इस देश की इकोनॉमी, जब इकोनॉमी कैसे मजबूत होती है? जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है, खर्च करने के लिए पैसा है तो आप मार्केट में पैसा भेजते हैं, उससे लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में तो हर कोई पैसा कमा रहा है उससे, और वो जो पैसा घूम रहा है ना वो भारत को मजबूत करता है। वो अमेरिका का भी पैसा मजबूत करता है, सऊदी अरब का भी पैसा मजबूत करता है। यहाँ भारत में जो कमा रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, हर एक भारतीय का पैसा मजबूत करता है भारत को। अगर जो आपको कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उस देश के लिए आपको अच्छा सोचना चाहिए। हाँ देखिए अभी इन्होंने बात करी कुरान की। देखिए अल्लाह का शुक्र है मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, भारत का संविधान भी पढ़ता हूँ, और जिस शरिया और उसमें संविधान में कौन बड़ा है ये बता दीजिए। हाँ देखिए भाई, देखिए फिर इन्होंने मुझे टारगेट करा, फिर मैं इन्हीं को एक शेर सुना देता हूँ भाई, सुन लीजिए। वो से चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे। हम देशभक्ति की भी बात करेंगे तब भी इनके आंखों में निशाने पे। अब सुन लीजिए भाई, इन्होंने कहा कि सरिया एक संविधान। अब सुन लीजिए, मैं एक नहीं, हाजी नाजिम जी एक सेकंड, जो आप बात करें ना हम निशाने पर है, इसका क्या बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है लोगों के बीच में। जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप उनको ये कहना, एक सेकंड नहीं तो सर आतंकवाद की बात आएगी तो आतंकवाद के साथ आप खुद को क्यों कनेक्ट करने लगते हैं? आप क्यों इस बात का आप इस बात पे रिएक्ट क्यों करते हैं? आपका आतंकी संगठनों से कोई ताल्लुक नहीं है हाजी नाजिम, ना आप आतंकी हैं, ना आपके कोई खानदान, ना पुरखे, और ना यहाँ देश के मुसलमान आतंकी है। जो आतंकी है वो आतंकी है। हाँ, तो आप इनकी जाति पर, इनके समाज पर आ जाएं तो फिर ये कौन सी बात हो गई हाजी नाजिम जी? देखिए पूजा जी, देखिए आप बड़ी सार्थक डिबेट करती हैं, दिल से आपका आभार। लेकिन यहाँ पर जब अगर वो एक आतंकवादी के चक्कर में पूरे मुस्लिम समाज, एक आतंकवादी नहीं है ना हाजी नाजिम जी, ये बात तो आप देखिए। जो सच है सर सुनिए, तो जो जासूस है उसको किसी ने कबूल है भाई? किसी को कबूल है क्या जासूस? जासूस बिल्कुल भी नहीं। नहीं है किसी को कबूल भाई? हाँ जासूस कबूल है किसी को? नहीं मुझे कबूल नहीं। किसी को कबूल है? एकदम नहीं। यहाँ पे खड़े किसी भी शख्स को वो जासूस कबूल नहीं है। इनको ज्योति से कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं, या उसको देशद्रोही मानते हैं। तो आप रिएक्ट क्यों करते हैं? हाँ देखिए, आतंकियों को हम लोगों से कोई लगाव नहीं, आतंकियों को हम नहीं मानते। और लेकिन क्या उन आतंकियों को जब मेरे भारत की आर्मी ढेर कर देती है तो भारत की पाक सरजमीन पे उनको दफनाया जाता है, उनको परमिशन कौन देता है? लेकिन मैं बड़ी आपत्ति होती है मुझे। देखिए भाजपा के और केंद्र सरकार के नुमाइंदे खड़े, मैं उनसे अपील करता हूं कि जो भारत के अंदर आतंकी आते हैं उनको हमारी आर्मी सही करती है। उन आतंकियों के जो आतंकी है, जो हमारे अपने देश के नौजवानों को मारते हैं, और उन्हीं आतंकियों के लाशों को भारत में दफनाया जाता है। मुझे बड़ी आपत्ति है उन आतंकी की लाशों को भारत की पाक सरजमीन पे नहीं। बात को कहां से कहां ले जाते हैं हाजी नाजिम जी? बात क्या थी? और आप बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है, और शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? है ना? सुन लीजिए, नहीं देखिए, इन्होंने कहा कि एक शेर इन्होंने मेरे ऊपर सुनाया, तो अब मैं एक शेर आप सबके ऊपर भी सुना देता हूँ कि आप मेरी सम्मानित जनता है। हाँ देखिए, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे भाई बड़े प्यार से सुनना, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे।
तुम तो ठहरे रही झील में पानी की तरह, दरिया बनते तो मेरे भाई बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो आज हम लोगों को दरिया बनना, इस भारत को पूरी दुनिया पे हुकूमत करवानी है, क्योंकि मेरे भारत से ज्यादा खूबसूरत तो हम लोग भी नहीं रखते कि दुनिया पर हमें हुकूमत करनी है। I love my India। ऐसी सोच तो हमारी भी नहीं है, देश की नीति भी ये नहीं कहती। हमने चाहा था हालात बदल सकते थे, और इसीलिए इनके पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम समाज से थे, और हमने चाहा था कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस देश के खिलाफ साजिश रची, आतंकवाद पैदा किए और कट्टरता पैदा की। हमने चाहा था हालात बदल सकते थे। इस देश में स्कूल की शिक्षा मुसलमानों के लिए भी थी, हिंदुओं के लिए भी थी। हिंदू पढ़े उसमें और सुंदर पिचाई बने, सत्या नडेला बने। लेकिन इन्होंने क्या बनाया, ये बता दीजिए। कट्टरता से बम फोड़े, कहां फोड़े? लाजपत नगर में फोड़े, गुवाहाटी में फोड़े, जिन्ना भी आपको वाला भाई था। फिर मैं बता दूंगा कि यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए जरूरी है कि ये देश की जनता एकजुट हो और एकजुटता के साथ में देश के बारे में सोचकर देश की तरक्की के लिए काम करे, क्योंकि जब देश आगे बढ़ेगा तो यहाँ का एक एक नागरिक आगे बढ़ेगा। और जो आज मौजूदा हालात दुनिया में हैं, वहां पर हर एक एक नागरिक को अपना योगदान जरूर देना होगा, और इस बात को हर नागरिक को समझना होगा। बंटना हमेशा नुकसानदायक होता है, ये बात हर पब्लिक में जितने भी लोग खड़े हैं सबको समझ लेना चाहिए। आज कल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय।